वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ कैसे करना चाहेंगे आप? मैं कर लूँ या आप कर लें, जैसे आप चाहें। मैं तो देखें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला आदमी हूँ ज़िंदगी में। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए ज़िंदगी में, बस ज़िंदगी खुद एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है। फाइट फॉर योर राइट, फॉर योर राइट, फाइट फॉर योर राइट, बी टाइट। अपराइट, बी अपराइट, चाहे डे हो या हो नाइट, बी टाइट, बी अपराइट। बिल्कुल आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, ये भी हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है बिल्कुल। तो फिर इसीलिए ज़रा सोच समझ के जो भी हो वो सोच समझ के किया जाए। बहरहाल मैं एक टेड टॉक सुन रहा था कल। अच्छा, किस टेड आपको पता है ना? टेड टॉक। जी, वो एक खातून थी, वो कोई बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। उसका नाम बड़ा मुश्किल सा था, वो याद नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल नाम मैं याद नहीं रखता हूँ। मैं काम की बात याद रखता हूँ। बेसिकली उसने बताया ज़िंदगी में कामयाबी का एक नुस्खा। अच्छा, वो क्या? कामयाबी का नुस्खा क्या है? ज़िंदगी में दो चीज़ों का मुकाबला होता है। आपके अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ की तो कामयाबी गारंटीड है ना? नहीं ना। आप अपनी तरफ से अचीव कर सकते हैं, फिर अगली जो दूसरे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो भी तो आते हैं ना। दुनिया में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक तो ये कि किसी में किसी चीज़ का टैलेंट मौजूद है। अब अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है तो हो सकता है कि आप कामयाब हो जाए, लेकिन ना भी हो। हाँ, मतलब लेकिन ये कि दूसरी एक और चीज़ है जो कि मतलब टैलेंट जो है वो आपके लिए पहला दरवाज़ा खोल देगा, दूसरा दरवाज़ा खोल देगा, लेकिन बहुत सारे दरवाजे या आखिरी दरवाजे तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। उस टेड टॉक का मकसद ये था। और वो जो दूसरी चीज़ होती है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको कहते हैं ग्रिट। GRIT, ग्रिट। बिल्कुल। ग्रिट क्या चीज़ है? वैसे तो एक्सप्लेनेबल है, हाँ। लेकिन ग्रिट जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है इस्तिकामत, वाह भाई, साबित कदमी टाइप चीज है कुछ ग्रिट। अगर टू बी एग्जैक्ट, मुझे उर्दू में उसका एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, लेकिन आई एग्जैक्टली नो के व्हाट ग्रिट मीन। मतलब सख्त जान खुद को कर लें इतना कि इम्यून हो जाएं फेलियर्स के लिए, या इस किस्म की चीज। परसिवरेंस, बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजी का दूसरा वर्ड जो ग्रिट के लिए यूज होगा, परसिवरेंस, साबित कदमी, इस्तिकामत। पैशन, परसिवरेंस और साबित कदमी और इस्तिकामत, जो आपने दो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए, खूबसूरत अल्फाज। इस पर मैंने आपको सलूट आजकल मुझे बड़ा पसंद आया हुआ है। बड़ा सलूट मैंने आपको कर दिया। और जिंदगी में मैंने आपको बताया, सलूट करते हुए भी कोई मरा नहीं है। किसी की बात पसंद आए फौरन सलूट, कोई नहीं मरा है तो मैं फौरन कर देता हूँ। मैं सही है, ठीक है, याद दिलाना पड़ता है बार बार। मैं भी करूंगी बिल्कुल। तो परसिवरेंस जो है, इस्तिकामत जो है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप उस टैलेंट को कंबाइन कर दें इस्तिकामत से, फिर आप देखें कामयाबी किस तरीके से होगी। वो इस्तिकामत क्या होती है कि आपको पता है कि आपने एक काम करना है, वो जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो जो विजन है आपका, वो आपके सामने है। और आप कहते हैं बस ठीक है, मुझे इसके लिए सुबह मिसाल के तौर पर 6 बजे उठना है, तो बस उठना है, फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मुझे 8 घंटे इस काम की प्रैक्टिस करनी है, तो बस ठीक है, फिर इस पर कोई दूसरी चीज़ हावी नहीं हो सकती। उसके लिए चाहे मुझे कोई भी चीज़ छोड़नी पड़े, मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन ये काम मुझे करना है। मैं एक मिसाल पढ़ रहा था सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर मुश्किल एक बताएं। हाँ, बैट्समैन, जबरदस्त बैट्समैन भाई, दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन में उसका शुमार होता है। 14 साल की उम्र का ये लड़का जब क्रिकेट खेलने के लिए आया, 14 साल की उम्र, ठीक है, सही है। 55 दिन तक लगातार सचिन तेंदुलकर ने रोजाना एक गेम खेला। मतलब एक गेम समझ लें आप 8-9 घंटे लगाएं। 2 घंटे उससे पहले प्रैक्टिस और 2 घंटे उसके बाद प्रैक्टिस। यानी कि आप लगा लें एक दिन में वो कोई तकरीबन 13-14 घंटे जो है वो मुसलसल क्रिकेट खेलता रहा। 14 साल की उम्र के बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, और 55 दिन तक वो ये काम करता रहा। डाइनिंग टेबल पर जब वो घर पहुंचता था ना, उसी पर सो जाता था, खाए पिए बगैर जी, या खाने के दौरान। बिल्कुल, ये उनकी बिल्कुल ये मैंने पढ़ी थी। परसिवरेंस, ये थी इस्तिकामत। और फिर वो तेंदुलकर बनाए भाई, वो तेंदुलकर बनाए। और यहाँ पे थोड़ी सी हम अपनी तारीफ में मियां मिट्टू बन जाओ। कुछ दिन पहले मुझे एक शख्स मिले, ठीक है, उन्होंने, वो बाहर से आए हुए थे, ये मैं आपको बता दूं, बाहर से आए हुए थे, पाकिस्तान के नहीं थे। मुझे किसी के थ्रू वो मिले एक इवेंट पे, और उन्होंने मुझे कहा कि यू एंड मिस्टर मंगलवाला। मैंने कहा यस यस। अंग्रेजी उसने बोली, जाहिर है वो पाकिस्तानी था, लेकिन वो चूंकि पला बड़ा बाहर था तो उसका अंग्रेजी का एक्सप्रेशन जो था वो ज़्यादा बेहतर था उर्दू से, तो उसने मुझसे थ्रू आउट बात जो है वो अंग्रेजी में की। उन्होंने कहा यू एंड मिस्टर मंगलवाला। मैंने कहा यस यस। कहता है यू आर द सेम गर्ल। मैंने कहा यस, फ्रॉम द सेम द डुओ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोग्राम डुओ। उन्होंने कहा यू गाइज आर ब्रेकफास्ट प्रोग्राम तेंदुलकर्स। ये उन्होंने मुझे, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये तो कॉम्प्लीमेंट कभी किसी ने हमें दिया ही नहीं। लेकिन ये है कि वो बड़ा यंग, मतलब ऐसा नहीं था कि एक होते हैं जो रिटायर्ड लोग होते हैं या जो जिंदगी में सब कुछ करके फारे होके जरा बैठते हैं, तो वो टीवी की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, चाहे सोशल मीडिया। वो अपनी कंपनी चलाता है, बाकायदा IT उसकी कंपनी है। वो कहता है मतलब वो ही इज ट्रैवलिंग मुसलसल पूरे साल में, इधर से उधर, उधर से इधर। वो कहता है टाइम भी मुझे बड़ा कम मिलता है, लेकिन व्हेनेवर आई वॉच यू गाइज
इट काम्स मी डाउन। थैंक यू। मुझे बिजनेस में मेरे मसाइल जो हैं वो थोड़ा सा, प्लीज मत। वैसे उन्होंने बस तेंदुलकर से मुझे एक्चुअली वो याद आया, उन्होंने कहा मॉर्निंग शो, यू गाइस आर मॉर्निंग शोज तेंदुलकर। अच्छा, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जैसे यूनुस खान हो गए, जैसे मिसबाह उल हक हो गए, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि शदीद सख्त मेहनत करते रहे, सख्त मेहनत। बाबर आजम की मिसाल इस तरह दी जाती है, बस नेट में खड़े रहें और एक शॉट की प्रैक्टिस करते रहें, परसेवरेंस होगी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। अब आपको अब लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़ की तरफ। 60 सेकंड्स न्यूज़ देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम, आर्मी चीफ ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नादरा में 14 अरब की करप्शन, मुलाजमीन ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ख़त लिख कर निशानदेही कर दी। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रकम का मामला, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब का अगले 100 दिनों में शहर को बदलने का दावा। नजम सेठी की सरबराही में कायम पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी तहलील, क्रिकेट बोर्ड के मामलात इलेक्शन कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए गए। स्पेशल ओलंपिक्स, पाकिस्तान के सैफुल्ला ने 2 गोल्ड मेडल समेत 4 मेडल्स जीत लिए। लातीनी अमेरिका में होंडुरास की जनाना जेल में हंगामा आराई, फायरिंग और आतिशज़दगी से 41 कैदी हलाक। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दूसरी मरतबा सरेआम सज़ाए मौत पर अमल दरामद, कत्ल के मुजरिम को 2000 लोगों के सामने गोली मारी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने टैक्स अदा न करने का इकबाल जुर्म कर लिया, $1 लाख टैक्स अदा नहीं किया। और गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के लिए सज़ा और जुर्माने का ऐलान, 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। अकामा होल्डर्स को मुल्क बदर किया जाएगा। जी, तो ये है जी 60 सेकंड्स न्यूज़। और ईद उल अज़हा देखा आपने आखिरी खबर क्या थी कि अगर गैर कानूनी तौर पर हज करने के लिए लोग आएंगे तो उन पर जुर्माना है। जुर्माना है, बिल्कुल जी, सज़ा भी है, जुर्माना भी है। ज़रा जज्बात पर काबू पाएं, और अगर अकामा होल्डर है तो अब मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हाँ, तो ज़रा जज्बात पे काबू पाएं, तरीके से हर चीज़ का एक तरीका मौजूद है। बिल्कुल, बहुत मरतबा नहीं हो रहा होता, बहुत सारे लोगों का हज में नाम नहीं निकल रहा होता, हज के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, नहीं निकल रहा, नाम नहीं निकल रहा, निकल आएगा। और अगर नहीं निकल रहा, अप्लाई भी आप कर रहे हैं, तब इस्तिताअत भी रखते हैं, तो फिर समझ लें कि अभी अल्लाह ताला ने वो वक्त, थोड़ा सा अभी आपका वक्त जो है उसमें रखा हुआ है। बिल्कुल। आने के अच्छा भाई, हमारे साथ मौजूद है दो बच्चे हसनैन और इसहाक। कैसे हैं हसनैन और इसहाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। गुड। ये यही चाहिए था मुझे। द ग्रेट सिंबल। जी बिल्कुल, ग्रेट, वेरी गुड। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो? इस्तेमाल के लिए, काम के लिए कितना, एक दिन में कितना? डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल शो के लिए कहीं पर हूँ या किसी वर्क की वजह से बाहर हूँ, तो मुश्किल से 30 मिनट समथिंग और दिन के अंदर, और जब मैं घर के अंदर होता हूँ सो इट्स मोर लाइक 1 आवर। आप जब तक कहते हैं कि नहीं देखो, जब नीड है तो कर लिया। जब मैं उस वक्त देखता हूँ जब तक वो कहते हैं कि नहीं देखो। जब अच्छा उस वक्त तक करते हैं जब तक कहते हैं कि दे दो लाओ दे दो, उस वक्त तक करते रहते हैं। I do have my own phone and he I think you also have your own phone. Yes. Bro. Good. अच्छा bro. Yes. तो फोन पे करते क्या हो? फोन पे वैसे मतलब आप तो काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गेम शेम्स? गेम शेम्स के लिए कभी इस्तेमाल तो करता हूँ, मगर कभी कभी मैं देखता भी हूँ। यूट्यूब वगैरह सब प्रोग्राम। चलो मोबाइल फ़ोन के हवाले से बताते हैं आपको भाई, ज़बरदस्त एक न्यूज़ है जी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से मुकामी तौर पर मोबाइल फ़ोन तैयार हो रहे हैं और बेसिकली यहाँ पर असेंबल हो रहे थे, पाकिस्तान में बन रहे थे मोबाइल फ़ोन असेंबल हो रहे थे। अब ये मोबाइल फ़ोन्स जो हैं पाकिस्तान में बनने वाले, उन्होंने इस साल नया रिकॉर्ड कायम किया गया है और बैरून मुल्क से अब बराए नाम मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए जा रहे हैं। इस साल के पहले 4 महीने के दौरान पाकिस्तान ने 34,40,000 मोबाइल फ़ोन्स मकामी तौर पर तैयार किए। जी बिल्कुल, यस, सिर्फ 3 लाख फ़ोन्स दरामद किए गए। ये देखें नंबर में फ़र्क देखें आप। PTA जो है उसके मुताबिक मकामी तौर पर तैयार होने वालों फ़ोन्स में 27,90,000 फ़ोन्स जो हैं वो 2G फ़ोन्स हैं, 6.5 लाख जो हैं वो स्मार्टफ़ोन्स हैं। और चीन की जो मोबाइल कंपनियां हैं वो इन फ़ोन्स की तैयारी में वैसे सबसे आगे हैं। पाकिस्तान में तैयार होने वाले फ़ोन्स बुनियादी तौर पर असेंबल होते हैं और इसका अगला मरहला जो है वो टेक्नोलॉजी मुंतकली होना चाहिए, जो कि
हमारे यहाँ नहीं हुआ है। जब हमारे यहाँ पे गाड़ियों का सिलसिला तो नहीं हुआ, पता नहीं, वो 70 साल हो गए गाड़ियों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई और अभी तक गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट होती हैं, यहाँ पर असेंबली होती हैं। बंद करो भाई इन कंपनियों को, इनसे कहो भाई जब तक गाड़ी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी नहीं हम गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहुत सारे फ़ोन्स की दरामद पे पाबंदियाँ या उनका नंबर कम इसलिए भी हुआ है कि पाकिस्तान में टैक्स इतना बढ़ गया है। एक $500 के मेरा ख्याल है मोबाइल फ़ोन से ऊपर की जितनी भी कीमत के मोबाइल फ़ोन है उन पे लाख रुपए से ऊपर आप लगा लें, वो अभी लाख 14 Pro कम हुआ है थोड़ा, तो थोड़ा सा नहीं हाँ। मैंने अच्छा। तो बस अब फिलहाल जो है आप खरीद ले, मुझे दे दें, उसी पे ये बताना चाह रहा था कि खरीद के मुझे दे दें, गिफ्ट कर दें, मौका अच्छा है, फिर महंगा हो जाएगा, फिर आपको जरा मसला होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ख्याल देखो मुझे कितना है, ये बुनियादी कितना है वैसे जी। लेकिन ख्याल देखें बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी के ख्याल रखना चाहिए। टाइटैनिक की खबर सुनी है ना, कल क्या खबर सुनाई थी हमने? जी आपने कहा था कि टाइटैनिक के लिए कुछ सयाह गए थे अंडर वाटर इन अ सबमरीन एंड अनफॉर्चुनेटली दे ड्राउंड और व्हाटएवर हैपेंड बट दे डिसअपीयर्ड। यस मिसिंग, अभी कुछ पता नहीं है तो उसमें जो ऑक्सीजन लेवल्स थे वो उसके बारे में ये बताते हैं कि एक खास हद तक होते हैं और वो उतने ही होते हैं कि जितनी देर में वो नीचे जाए पानी में अपना सैर तफरी करे और फिर वापस आ जाए। जी बताएं, पूछें। ये भी हो सकता है कि किसी क्रीचर ने उसको मिसिंग करवा दिया हो, क्योंकि ना हमने सिर्फ 5% हमने ढूंढा है, 95% तो अभी तक से ना लाइक अनएक्सप्लोर्ड है ना इधर। लाइक एक लेकिन वहाँ पर क्रीचर हो नहीं सकता, शायद उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो बेसिकली वो नहीं डीप तो क्रीचर हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये कि सबसे ज़्यादा सबमरीन जो गई थी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, और ये एक्सकर्शंस होती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो इसीलिए वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर सबमरीन्स जाती रहती हैं अक्सर। इसके साथ कोई हुआ होगा हादसा। अब खबर क्या है, जो न्यूज़ है वो मैं बताऊँ आपको कि वो जो अब तक लापता है वो आबदोज़ और उसकी तलाश जारी है, और अमेरिका ने शुमाली ओकियानियोस में आबदोज़ की तलाश के लिए 2 तैयारे भेजे हैं, और आबदोज़ में जो मौजूद अफराद की बात करें उसमें 2 पाकिस्तानी लोग भी थे। बिल्कुल, वो बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की कारोबारी फैमिली है दाऊद ग्रुप उससे है, और ये दोनों अफराद जो हैं, एक है शहजादा दाऊद और दूसरे हैं उनके बेटे सुलेमान दाऊद। और शहजादा दाऊद जो हैं वो अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में रिहाइश पजीर हैं और वहीं पर वो बिज़नेस वगैरह भी अपना करते हैं। और इसके अलावा आबदोज़ में बरतानिया के अरबपति शख्स हिमेश हार्डिंग भी मौजूद थे, ये तो हमने आपको कल भी बताया था। अच्छा, आबदोज़ में 96 घंटों की ऑक्सीजन मैसर है, अब 40 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, और इसलिए इनकी तलाश में वक्त सबसे अहम अंसर बन गया। उसकी वजह ये है, ये एक और चीज़ भी बड़ी अब इस पर मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में काम होगा। देखिए, इंसानी माइंड जब काम करना या किसी चीज़ का सोल्यूशन तलाश करता है तो वो तब करता है जब प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वो इंतज़ार करता है। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि जो ये सबमरीन है ये बाहर से खुल सकती है, ये अंदर से खुल नहीं सकती। अच्छा, अगर तो बिल्कुल, अगर ये कल बहुत सारी रिपोर्ट ढक्कन जो है वो नहीं खुल सकता, अब यही दिस इज द प्रॉब्लम। अगर तो वो लोग जिंदा हैं, ऑक्सीजन वगैरह अपने साथ किट्स लेके गए हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी होता है गेयर किसी नागहानी की उसमें अगर लेके गए हैं तो वो निकल सकते थे बाहर, अगर ये अंदर से खुल सकता। अब चूंकि ये अंदर से खुल नहीं सकती तो somebody has to go all the way down there, वो बाहर से खोलेगा और फिर उनको निकालेगा, वो भी बड़ा अनसेफ किस्म का तरीका है उस बंदे के लिए भी जो जा रहा है और उनके लिए भी निकालते हुए जाहिर है। लेकिन अच्छा, वो और डीप भी वो इतनी है कि वो कहते हैं कि हमारे जो तैराक हैं वो भी उस तरह से जा नहीं सकते इतना, तो एक अलग सबमरीन भेज दें उसके लिए, कुछ इस तरह की कोई में भी कुछ। और ये कोई प्राइवेट कंपनी है, इसका हज़ारों मतलब लाखों डॉलर का टिकट है। बैठोगे सबमरीन में? सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं। एक बैठोगे सबमरीन में? नहीं। हाँ भाई, आप बैठोगे? अगर लाइक इतना भी डीप हो नहीं जाए, लाइक ट्वाइलाइट जोन, लाइक जो जोन होते हैं ना डिफरेंट, लाइक ना जोन्स होते हैं, लाइक ट्वाइलाइट जोन होती है। सो आई थिंक आई वुड मैक्सिममली मैं तो जाऊंगा अगर सिर्फ लाइक 200 या फिर 100 मीटर्स डीप अगर सबमरीन। 100 मीटर्स तो कुछ भी नहीं है जी, थोड़ा सा और चले जाना। बुर्ज खलीफा तो 800 मीटर्स और ये तो लाइक 200 मीटर्स, लाइक तो बुर्ज खलीफा जितना तो जाओ ना भाई, लाइक एक हाफ, लाइक एक ना क्वार्टर होगी, मगर आई गेस आई विल गो 300 मीटर्स। चलो 300 मीटर तक तो पहुंच गए हैं, बट बेटर नॉट गो। ये है नहीं, लेकिन अब बेटर नॉट को, अब हवाई जहाज का हादसा होता है लेकिन हवाई जहाज पे हम सफर करते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियों पे सफर करते हैं, ये तो होगा। लेकिन ये तो खैर अवॉइडेबल सिचुएशन थी, इसमें तो हम बहुत सारी ऐसी हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जो कि जरा अनसेफ किस्म की होती हैं। मैंने एक दफा स्कूबा डाइविंग की थी, जब से मेरी वालिदा ने ये खबर सुनी है तब से वो मुझे कह रही हैं कि देखा जब तुम गई हुई थी अंदर तो मेरा भी दिल हिचकोले खा रहा था और वो मैं टेंशन में थी कि पता नहीं अब ये निकलते हैं कि नहीं। हालांकि स्कूबा डाइविंग में तो आपने सिर्फ वो पहना होता है, आप एक खींचते हैं अपने आप को, उसने आपको वेट डाउन करती है वो चीज़ आपको, अगर आप उसको बटन वो लीवर खींचे उसका तो वो आपको प्रेशर रिलीज करता है और आप फौरन ऊपर आ जाते हैं।
तो हो सकता है उसमें अंदर को डूबने मछली का- पसंद आ जाती है आपको, मछली को आप पसंद आ जाती मछली खा आ लेती, जाओ उस पे भाई। ज्यादा उनका वो था। बताएं। सर ये भी हो सकता है ना, सबमरीन इस तरह काम करती है ना, सबमरीन के पास के वॉल्स है ना, वॉल्स के लाइक थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक छोटा सा ओपनिंग होता है ना, उसमें पानी जाता है और इधर लाइक एक ना चीज़ होती है जो कि ऊपर नीचे जा सकती है। जितना पानी ना उधर फिल हो ना उन वॉल में उतना डीप हो जाती है। ये भी हो सकता है कि गलती से उनने ना कुछ ज़्यादा ही ऊपर किया, वो डूब गए, मगर नॉर्मली ये केस तो नहीं हो सकता। अब ये वापस आएंगे तो पता चलेगा। पूछेंगे। चलो एक और साइंसी खबर की तरफ चलते हैं भाई। ये बताओ, आप लोग दिन में सोते हैं? दोपहर में सोते हो? दोपहर में नहीं सोते? क्यों? मैं तो रात को भी सही से नहीं सोया। क्यों भाई? मैं तो रात सुबह उठ रहे हो? नहीं आ आज रही गर्मियों की छुट्टियों में सुबह उठा रहे हैं हम आपको, इसलिए। नहीं, सुबह तो उठना चाहिए वैसे भी। नहीं, मैं खुद भी जो है सुबह 5 बजे से ऊपर गया, उससे बाद सुबह आप सोता कितने बजे उठते हैं? लाइक 8 बजे या फिर 7 बजे को तो मैक्सिमम छुट्टियों में तो मैं लाइक 9 बजे 10 बजे को सो जाता हूँ, हाँ, मगर स्कूल का वक्त लाइक 6 बजे को वो तो मैं फिर उठ सही है जाता स्कूल। अच्छा, अब दिन में सोना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी सोए हो दोपहर को? नैप किए? दोपहर का नैप भाई क्या हो गया आजकल की अम्मियों को? फ्रेंड्स, हमें तो मार, इतना मैं मार खाती थी उस वक्त की जो मैंने मार खाई है ना, अब मेरी वो आदत बन गई। अब मुझे ये लोग बिठा के मीटिंग करा रहे होते हैं, काम करा रहे होते हैं, और मैं एक ज़ॉम्बी 4 से 6 के दरमियान में। अगर आप दोपहर में सोएंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारा रिलीजन भी यही कहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तलकीन की है कि दोपहर में कैलूला किया जाए। कैलूला मतलब थोड़ी देर दोपहर को थोड़ी देर सोया जाए। अब एक रिसर्च आई है, वो मैं आपको बता दूं। बरतानिया में एक तहकीक हुई है और उसके लिए 40 से 65 बरस के 35,000 अफराद का डेटा देखा गया और तहकीक में मालूम ये हुआ कि दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए जो सोते हैं ना लोग, उनकी मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत काफ़ी बेहतर होती है और बहुत सारी बीमारियों का इम्कान भी कम हो जाता है। आप सोते हैं? कोशिश करता हूँ अक्सर औकात, कभी मैं सो तो पाता बहुत हूँ कभी सोती हूँ, नहीं। इसलिए नाज़रीन सो प्रोग्राम पाता में हूँ। आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर और वाज़ेह हो जाता होगा। मैं तो दोपहर को तो लाजमी सोती हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे मैं। आपने एक तो घंटा। सारा कुछ बोल ही दिया। सर आप लोग तो मुझे वो तो मैं उनको बता रही हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन जब वो देख रहे हैं प्रोग्राम, मुझे भी देख रहे हैं वो, तो उससे डेमोन्स्ट्रेट हो हाँ, जाए। तो ज़्यादा अपने दिमागी ऊपर सेहत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें, तो वो कोशिश करें कि वो ठीक सबसे चीज़ पहला को चुने सवाल अपने। आप आपसे एक काम ये करें, है, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर आप क्या हमें ये बता रही हैं कि आप शो के अंदर ठीक से नहीं बैठती हैं, ये बता रही हैं कि मेरी सेहत ज्यादा अच्छी है, तुम ज़हनी- सब ज़हनी लोगों से। सेहत ये की बता बात रही करें, है कि बिल्कुल, मैं हाँ, चूंकि हाँ। मुझे तो दोपहर ये में सुनकर सोती- तो मुझे खुद नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। चलो हम दोनों सो जाते हैं भाई। आप खबर सुनाए, मैं थोड़ा नैप ले लूँ। चल हो जाए, सुनाए खबर। अच्छा नहीं, लेकिन ये वाली तो मुकम्मल करें ना, आगे बताएं। आगे वो क्या था ज़हनी सेहत की? अच्छा, जो बेसिकली अफराद होते हैं, बुनियादी उनका तौर पर क्या क्या था कि उन अफराद की जो दिमागी सेहत है वो बेहतर होती है, बीमारियों का इम्कान उनमें कम हो जाता है और दिमाग जो है वो भी उनका ज़्यादा जवान रहता है। दिमाग का बूढ़ा होने का अमल उनमें सुस्त हो जाता है। फिर तहकीक से ये बात भी सामने आई कि दिन को बाकायदगी से आप आधा घंटा अगर सोएंगे तो आपकी जो दिमागी उम्र है वो 3 से 6 बरस तक कम होती है और इसके अलावा ये लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगली खबर बताएं, मैं सो रहा हूँ। अगली खबर बताती हूँ मैं। अगली खबर व्हाट्सएप की है। वैसे व्हाट्सएप के रोज़ नए फीचर आ रहे होते हैं और मैंने तो खैर पिछली दफ़ा व्हाट्सएप के एक फीचर का यहाँ पे डायसेक्शन किया था। व्हाट्सएप का जो लास्ट फीचर था ना वो ये था, उन्होंने कहा आप वीडियो मैसेज भेज सकेंगे व्हाट्सएप से। तो मुझे बताओ भाई, वीडियो मैसेज का अलग फीचर बनाने की क्या ज़रूरत है? बातें ना करें, सो रहा हूँ भाई मैं। वीडियो बनाए भेजते हैं या वीडियो कॉल करें, मेक सेंस ना। हाँ, अब उन्होंने नया फीचर जो बातें ना करो भाई, सो रहा हूँ। देख रहे हो बंदा सो रहा है, बातें कर रहे हो तुम। हाँ चलो, ये इनको तो सुला ये दिया। कौन सी हसनैन, मैं और तरीका है? आप दूसरे कमरे में जाए भाई, ऐसे ही होता है ना। दूसरे कमरे में जाओ, इधर बातें कर रहे हो, बंदा सो रहा है। चलो सो जाओ, चलो आंखें बंद। चलो, व्हाट्सएप के एक फीचर है हसनैन, जिसमें कि काम अब ये किया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फीचर इसको करार दिया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले व्हाट्सएप में ये सहूलत फराहम की गई थी कि सारिफ जो है, यानी कि जो यूज़र है, वो एक ही अकाउंट मुख्तलिफ डिवाइसेस पर चला सकता है। अब जो नया फीचर मुतारिफ कराया जा रहा है उसमें एक ही ऐप पर कई व्हाट्सएप अकाउंट्स चल सकेंगे। ये इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बड़े लोग इसमें जो है वो अपने अकाउंट्स, मुख्तलिफ अकाउंट जो है, जिन एक ही लोगों ऐप के पे- पास लाइक फॉर एग्जांपल एक फ़ोन होता है और सिम 2 होते हैं या 3 होते हैं, तो उन लोगों के लिए आसान होगा बस एक ही फ़ोन के अंदर 2-2 सिम्स डाल के। क्योंकि पहले अक्सर लोग ये भी करते थे कि एक आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लेते थे और एक और फोन पे एक आप आप- दूसरा रेगुलर जी। व्हाट्सएप कर लेते थे और अपने 2 नंबर्स को उसमें अकोमोडेट करते थे। अच्छा, कंपनी ने नए फीचर की जो तजर्बा है, आजमाइश है, उसको शुरू कर दिया है और अभी तक ये इल्म नहीं हो सका कि एक ही ऐप पर कितने अकाउंट्स चलाए जा सकेंगे, लेकिन इम्कान यही है कि उनकी तादाद 5 तक महदूद होगी और ये फीचर 6 माह तक तमाम जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के उनको दिया जाएगा।
और इस साल के अख्ताम तक ये सारिफ की जो ये है एक ऐप पर अकाउंट्स चला सकेंगे, बहुत सारे मुतअद्दिद अकाउंट्स। और ये तो सो ही गए हैं दोनों। क्या यार खराटे, वो खराटे ले रहे हैं। हाँ तो उसको सही नींद आ रही है और दोपहर में सोना था, आपने सुबह में हमें सुला दिया, ये कोई बात है? आपकी दिमागी सेहत चेक करवानी पड़ेगी। सही बात। बहरहाल सो के हम उठ गए, जाग गए हैं, नींद चली दवाइयाँ ले लो। अच्छा आपको पता है यॉर्निंग इज कंटेजियस। हाँ यस, और इस्लामिकली भी जो है इसको थोड़ा सा पसंद नहीं किया। पसंद नहीं किया। अच्छा और हमेशा जब भी कमरे में मतलब देयर आर सेवरल पीपल इन द रूम, तो वो हमेशा एक बंदा अकेला यौन नहीं कर रहा होगा। नोट करना, हमेशा दो लोग इकट्ठे यौन कर रहे होंगे। अच्छा जी, और आखिरी खबर जो हमने आपको देनी है वो बड़ी अहम खबर है, और वो है जी पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी के हवाले से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जानते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन? एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप जानते हैं? नहीं जानते? चलो आपको हम बताते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौन थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज उनकी 70th बर्थडे का दिन है। 1953 में 1953 में बिल्कुल 21 जून को वो पैदा हुई हैं, और पाकिस्तान की और दुनिया की दुनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी दुनिया की मुस्लिम वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान की तो फिर डेफिनेटली फर्स्ट फीमेल प्राइम। 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, और बहुत सारे उन्होंने काम किए ख़वातीन के लिए, आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, बहुत सारी चीज़ें। फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो एक मिसाल है हम देते हैं कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन का एक बड़ा अहम रुतबा और एक किरदार और एक होता, तो वो उसके लिए भी बड़ी जो है वो शोहरत थी उनकी, सारी दुनिया में जाना जाता था। उनका नाम आज उनकी सालगिरह है, उनकी सालगिरह पर हम उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रेडी, वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करेंगे बच्चों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बच्चों का शेड्यूल क्या होना चाहिए, दिन में किस वक्त उठना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए और किस वक्त सोना चाहिए, इस हवाले से हमने बात करनी चाहिए। क्योंकि स्कूल के दिनों में तो स्केड्यूल होता है, गर्मियों की छुट्टियों में कोई स्केड्यूल नहीं होता। देयर इज एब्सोल्युटली नो। जनरली लाइफ का भी एक शेड्यूल जरूरी है ना। अगर आपकी शेड्यूल लाइफ होगी, टाइम टेबल के हिसाब से होगी, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे। अगर टाइम टेबल नहीं होगा, मैंने ये देखा है कि उसकी वजह से आप बहुत सारे काम फिर छोड़ देते हैं। तो हमें टाइम टेबल कौन सिखाएंगे जी? हमें टाइम टेबल सिखाएंगे जी उमैर जलियावाला, जो कि लाइफ कोच हैं, और थोड़ी सी आज हमारे जो 2 अदद बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे साथ, उनकी ज़रा लाइफ कोचिंग करेंगे, और उनके तवस्सुत से बाकी भी जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी लाइफ कोच्ड हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे ही बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, एंड देन यू थ्रो दिस बॉम्ब। ऐसा होना चाहिए ना कि आई मस्ट टेल एवरीबॉडी जो सारे देख रहे हैं कि मैं बहुत बुरा टाइम मैनेजर हूँ। अच्छा लोग, लेकिन ऑफ कोर्स आपने इसी टाइम के अंदर करना है जो करना है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट। देखें, बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस वो देता है जिसने खुद बहुत धोखे खाए होते हैं। हाँ, ये है, देखें मैं आपको बहुत होगा वो बता सकता हूँ सिंगल कि क्या क्या नुकसान हाँ, है। धोखे खा के सिंगल हो जाएगा और लोगों को कहेगा कि तू गलत कर रहा है। मैं हूँ ना, मैं हूँ खाया ना। हुआ आपको पता है हील करने की सलाहियत रखता है। जी तो टाइम टेबल बनाते हैं भाई, होना क्या चाहिए, आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और वैसे जनरली हसनैन मौजूद हैं, इसाक मौजूद हैं। हसनैन और इसाक वैसे ही माशाल्लाह बड़े हाई अचीवर्स हैं, तो आप यकीनन बहुत सारा यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर टाइम एंड यू आर डूइंग गुड थिंग्स। सो यही आर यू सॉरी थैंक यू सर। यू वेलकम। दैट्स व्हाई यू नो आई एम स्कैर्ड, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कह देते हैं जो होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप रिलैक्स कर जाएं, और जो देख भी रहे वो भी रिलैक्स कर जाएं। एक तो कुदरत का टाइम टेबल चल रहा है। You know, animals get up at a certain time and they want to get back at a certain time. यानी सुबह होती है, दिन निकलता है तो लगता है कि काम करने का टाइम शुरू हो गया, and evening feels like it's time to go down and rest. And interestingly हमारा जिस्म भी इसी के साथ aligned है। हाँ। और हमारी productivity भी in most cases, बहुत कम लोग हैं जो कि रात में productive, otherwise morning slot is the best slot. So how do we make most of the day? So I have a few questions for you. Are you with me? Yes. Yes? Okay, so how much time do you have? Well, that can depend on the time we get up. That depends on the time. You're a very interesting boy. Of course. I like that. यानी अगर मैं लेट उठूँ तो टाइम मैंने खुद ही कम कर दिया, मैं जल्दी उठ जाऊँ तो I'm gaining time. You are already giving us some tips here. What do you think about that? Since you're the maths genius, put some math there. How much time do you have? in one So day. I normally wake up at 7 a.m. or 8 a.m.
Then after that, it takes like almost like 20 minutes to like ready up, and then after I go there, it takes like 10 minutes or like 15 minutes. Then after that, when I reach there, I wait how much for total time do you have in a day? But I like what he is doing there. बड़ा मजेदार है. 15 मिनट इस चीज में go on, 20 मिनट इस चीज में. Because management is equal to measurement. Yes. जो चीज आप नाप नहीं सकते, what you can't calculate, you can never manage. So it's very very important to give time. How much time does it take? So sorry for interrupting, but I like the flow there. Good, go on. What else? After I finish with the show, I finish with the show, I have like 6 hours free. Then after I go to my like tuition. Wow, No, 6 no. hours free. Here is somebody who says I have 6 hours free. No. That's amazing. फिर उसके बाद like 11 बजे तक like ना 2 बजे तक like ना 2 बजे को फिर से मैं नहीं 1 बजे या 12 बजे को फिर उसके बाद मेरा like कुरान होता है. फिर मैं कुरान में पढ़ता हूँ. ऊपर थोड़ा सा खेल भी जाता हूँ. ठीक है. खेलता भी हूँ. अच्छा, वैसे कुरान कितनी देर पढ़ते हैं? डिपेंड्स कि like आपकी बारी like कब आएगी. एक सोचो कि आपकी बारी लास्ट आई तो फिर 1 आवर के बाद आप फ्री हो जाओगे. अगर आपकी सबसे आखिरी है, after that I'm like free until 5 So I'm gonna pause you there. Wes, do you want something to add there? Because it's very interesting कि अगर मैं अपने दिन के अंदर सारी चीजें डाल दूं जो मैंने करनी है, you know, then there is plenty to be done. I mean, in the entire day. I mean, plenty of time to do the entire thing. Yes. लेकिन अगर प्लान नहीं है कि मैंने मदरसा करना है, मैंने ये शो करना है, मैंने अपना प्रैक्टिस करना है, I have to work on, this is my sports time. If you don't have that, तो फिर आप उस spread में दिन ज़ाय कर देंगे. And most of the time can just go. We can sit like this actually in today's world and just keep watching TV. Or keep watching YouTube for the life of us. If I actually have a TV, we don't have any. My personal. So he's talking about eliminating now that I have the power to not have a TV. Very good. Wow. That's interesting. And we say that on TV. हाँ तो ये अच्छी बात है. तो मेरे पास पावर है कि मैं eliminate कर सकता हूँ चीज़ें. Everybody watching, हर किसी के पास choices है. Yes. और कुछ चीज़ें हटा देना बेहतर होता है because if you have it then you will, you know, end Use up it. watching it. So great. You wanted to say something. Yes. I would like to say that there are many ways that a person can do their own way. Like for me, I have like this mentality, a mental way to carry out everything that I do. So that way is like taking my day as a type of drawer. And I have 18 hours in it mostly. So within those time, I usually make slots. And in those slots, I'm going to be putting a few of my tasks. For example, the 6 hours part of my day, I'm going to be putting some work like, for example, my homework, my this work, my that, the 2 hours of my Islamic study, etc. 3 other hours that I'm going to be in my academy, and the first few morning hours that I'm going to get ready in, I'm going to do my breakfast, I'm going to do my show. So these all are like cards for my slots that I put in, and this is how I make my day. Lovely. अच्छा, अब ये एक सवाल मेरे ज़हन में आया, क्या मैं पूछ सकता हूँ या कोई आप पॉइंट दे रहे हैं? No, go on. मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो आवर्स हैं ये फिक्स हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक मुझे ये ही करना है, या ये चेंज भी हो सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये टाइम रखा है कि सुबह 9 से 10 बजे तक मैंने किताब पढ़ने का टाइम रखा है फॉर एग्जांपल, तो ये मैं आज चलो आज सुबह नहीं कर रहा, आज मैं रात को कर लूँगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? Of course, sir, emergency आ सकती है, कोई ना कोई काम आ सकता है. For example, before I had this show, तो उस वक्त के अंदर मैं फ्री होता था, सो आई हैड टाइम फॉर लाइक बुक्स एक्सेट्रा. मैं इन चीज़ों के अंदर काम अपना टाइम इस्तेमाल करता था. नाउ दैट आई हैव द शो, तो मैंने अपने स्केड्यूल को अपडेट कर दिया, उसके साथ मॉडिफाई कर दिया. तो हम लोगों को चाहिए कि हम अगर कोई लॉन्ग टर्म की चीज़ है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करें, और अगर शॉर्ट है सो जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट फॉर सम फ्यू टाइम. And after the second day, just go back to your normal. It's also a good idea that in the drawer you have some empty time, some buffer time. Yes. That you can always use for, you know, some guest shows up, there is something, the family is going out, and you, flexibility is very important. At the same time, what you're highlighting, and in goals, in time management, what is very important is to prioritize. You know, of this time that I have, what all can I do? There is a long list. What should I do? Is aligned with what my goal in life is. Yes. There are what my goal with this life and afterlife. Like you said, Islamic studies, my prayers, my Quranic studies. Then you said sports, you said eating. All of this is entire life, right? Yes. And if I let any of this go,
today, I'm going to be missing. Yes, I'm But even gonna if be I do 15 minutes of recitation today, those 10-15 minutes of reading in 30 days, in 360 days, in 5 years, ये एक बड़ा it's magical. This हाँ, garden will बहुत ज़्यादा grow change करेगा मुझे। into so Yes. much, just Yes. like you're doing. Yes. Sorry, I wanted to As- make a comment there. As you said, there are two things we उर्दू have. क्यों One नहीं is बोल want- रहे तुम हसनैन? कितनी मर्तबा तुम लोगों को मैंने कहा है I love these boys. They're so smart. Thank you. Yes. नॉर्मली हसनैन जब तुमने कहा था ना कि मेरे पास स्लॉट्स हैं कि मैं ये करूँगा फिर मैं ये करूँगा, मेरे स्लॉट तुम लाइक ये प्लान करते हो मगर मेरे स्लॉट्स तो लाइक रैंडमली आ जाते हैं, लाइक Very इट्स लाइक आउट ऑफ नोवेयर। कैसे 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 रैंडम कैसे? लाइक कभी कभी उनके घर वो कहती हैं कि ओ इनके हर घर हम जा रहे हैं, ओ क्या तुम मेरे वही इसमें रिश्तेदार पुप्पी और कर खाला सकती हैं। हो? वही द सेम प्रॉब्लम। The Very slots nice. just come randomly. It's kind of like एक randomly आ जाता है. You do हाँ. not expect it But like do to you come. enjoy them coming to your home and then you change your schedule? मतलब आप अपना schedule change कर लेते हैं कि गेस्ट आ गए, या आप कहते हैं कि मैं अपना काम खत्म करके फिर आपके साथ आके बैठता हूँ? दोनों में से कौन सी अप्रोच होती है? नॉर्मली मेरी अम्मा फोर्स करती है कि ना गेस्ट आ रहे हैं तो बस उनके साथ ही कर लो, वो उनके साथ बातें करो, अब ऐसा कर कर मेरी अम्मा करवा देती जाहिर है है। अब आप एंटरटेनमेंट भी तो है ना एक। मैं नेसेसरली मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मैं उनके साथ मिलूँ। I mostly like to keep I mostly like to like be inside and just like stay on my own. But my kind of my लेकिन ये mother भी just गलत है ना, forces इंसान me को to दूसरों do से it. इंटरेक्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए लोगों से। Yeah, and you know, Mehman is prioritized in our faith as well. For example, if you have guests over, you are asked to cut down on your prayer. Don't do long prayers, you know, do just the farz namaz. If there's a guest at home, then there's a lot of, because, you know, and that has been one reason why a lot of people who didn't believe in Islam were pulled towards Islam, that these are these wonderful people who open up their dastarkhan and treat people with so much love. So guests have a special value, and we learn it only later that we are not here for maths. We're not here for, you know, these are all pursuits. We like doing them, We're here for and we people. must do many, many of them. Yes. Life is full of such challenges, but what we are really, really here for is, you know, is the connections. अच्छा, फोन Is कॉल्स भी how हमारी we're जो है making वो most of ऑन है, what's तो हो happening. सकता है हमारे लोगों के भी कुछ सवालात आए, बिल्कुल। तो उसके लिए भी Scheduling. ready You know, अच्छा, there's मेरा an एक सवाल है, interesting Scheduling experiment very quickly, the हाँ. marshmallow experiment. मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट क्या है? मार्शमेलो यानी आपके सामने 2 मार्शमेलोज रखे हुए हो और आपको एक मार्शमेलो रखा हुआ, और चैलेंज ये था कि यू हैव 15 मिनट्स को खाना है उसको। नहीं खाना। अगर नहीं खाया शिफा तो 2 मिलेंगे। अच्छा, और and it was kids like you in the challenge. You know what do most kids end up doing? क्या करते They थे? eat it. They eat it. I've That's studied what we about do this in one. life. If That's ma'am, what I've sir, studied about. You know, If so I if you're able to hold for 15 minutes, research said that those kids turned out to be brilliant at their decision making, at their finances. Why? Because they had the temperament to hold pleasure. That I'm not going to give the day away in my cricket. I'm Delayed gonna do it in an gratitude hour. जो है। That's why it's important. Sorry, one more thing that research also says that some people are accurate. 9 o'clock on the dot. Some cultures are like that. Some cultures are like, all right, 9 से 9:15 चलेगा। हाँ, चलता है। और ये दोनों मिजाज हैं, आप तो दोनों- आप माइंड ना करें, लेकिन 15 मिनट इनसे के पूछिए ना मार्जिन जरा, में कर हसनैन लें। आप बताएं। Sir, हसनैन आप बताएं कितने पंक्चुअल हैं आप? for me, I'm more of a very specific person. I'm a man of rules. मेरे कुछ rules हैं. मैं ना family के साथ बाहर But rules outing are पे meant to be जाता हूँ. broken. You're not a मुझे- man yet. I You're know a that. child. I want you to be But I that. have my own rules. I don't go outside for relatives, etc. I don't go on weddings, etc. I believe these things are not that much important as far as my studies. क्योंकि अगर अभी कुछ करूँगा बाद में बहुत सारा टाइम होगा, फिर कर लूँगा. So for you, as you said that 1 hour those people के वो इस तरह टाइम हो जाएगा. So I believe अच्छा, that और would इसहाक आपका क्या है? आप Ishaq. लेट होते हो या टाइम पे पहुंच जाते हो? मैं depends. On If what? it's like On what? far away, if it's like close, then ऐसा जो हमने कहा था ना कि मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट जिसमें आप लाइक होल्ड करते हो कि आपको लाइक नहीं खाना पड़ता. I would be fighting my inner demons to not eat that one marshmallow. That one Exactly. sweet That's little what life marshmallow. is. Yes. That's what Oh, every Tala. day is. That's what fighting this your life My is. brain is gonna fight whole demons just to not eat that one thing.
And you know your body is sometimes going to be acting out, you're going to be reaching out, maybe bringing it, and then you have to put it Your down. mental state That's why we have to do your it with time. subconscious will be like making your muscles go by itself, and you're going to be like controlling yourself. Yes, you're and gonna- this is what makes us human. This is what makes Otherwise, us we are persistent. animals. We are flowing with what is. Yes. Yes. हम तो मेमन लोग हैं, हम कहेंगे अच्छा 1 के बजे 2 मिल रहा है, ठीक है 15 मिनट बाद ले लेंगे भाई। और क्या, चलो जी, अच्छा खालिद साहब हैं, कॉलर सभी हमारे। फोन। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। जी खालिद साहब फरमाइए। क्या हाल है जी, आप ठीक है? अल्लाह का अल्लाह का शुक्र। शुक्र। मुझे हसनैन से ये क्वेश्चन करना था कि आजकल जो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल देते हैं, जो फिर उनको पता नहीं होता कि वो क्या मतलब उससे देखते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को पॉजिटिवली बच्चों को यूटिलाइज करें। अगर मोबाइल दे भी तो वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करें ताकि उनको एजुकेशनल और मॉरली उनको जो है ना बेनिफिट मिले। सही है, मोबाइल। ओके, तो मेरा जो अपना पर्सनल इसके लिए टेक्निक है या जो तरीका है ये है कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठकर जो है उन्हें पढ़ाएं, उन्हें खुद समझाएं चीज़ें, क्योंकि यूजुअली ये हम लोग करते हैं कि जब हम लोग खुद तंग होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ज़िंदगी से, हम बस बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं जो करना है करो, वहाँ पर जिस तरह करना है कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, और हम लोग अपने कामों में लगे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं, फिर वो जो कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे। सो हमें उन चीज़ों का फिर पता नहीं चलता। वेरी इंपॉर्टेंट। उमर साहब मेरे ख्याल में आपको टफ टाइम देने वाला है कुछ अरसे में। I like how he says हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को, हाँ। अच्छा मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा था उमर साहब। एंड यकीनन आने वाली जनरेशंस हमेशा टफ टाइम देती हैं। Exactly. हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, तभी तो माशरा आगे बढ़ता है, तभी तो और ये आने वाले वक्त so के we लिए ही should बने हैं। root for, I'm sure you all will turn out to be much better than the previous one, इंशाल्लाह, right? बिल्कुल, But you बिल्कुल। will be more challenged than us as well. हाँ, ये भी तो है। That's the hadith, that's the prophecy, right? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरा सवाल है, एक पहले मैं जमीन से कॉल ले लेते हैं, फिर मेरा एक सवाल है। जी। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल वो फोन टीवी की आवाज बंद कर दे, मैं जमीन देखे, ये कंफ्यूजन होती है। नहीं जी, वो आवाज़ लाइन में आवाज़ नहीं आ रही, बहुत कुछ गड़बड़ distortion डिस्टॉर्शन है। भी है, हाँ। अच्छा कौन से ऐसे काम हैं, वो 5 काम जो कि हर बच्चे के स्केड्यूल में होने ही चाहिए रोजाना? टू ग्रो और टू बी प्रोडक्टिव, ये कौन से ऐसे 5-6 काम हैं, वो क्या होंगे? I know. Yeah, go on. Eat, sleep, read, drink, and also respect your parents. No, not drink. Eat or drink something, sleep, be respectful, नमाज करें, नमाज पढ़ें, और आखिरी ये है आप पढ़ें। ठीक है। चलो ठीक है, रीड। आप Yeah, बताएं। so I think you've जो said आखिरी it, you've मिनट है said हमारे it. पास। Eat is last very very essential, Eating. क्योंकि आपकी डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। ये सिर्फ अम्मी अब्बा का जोर नहीं है, आपका दिमाग पूरा डेवलप नहीं होगा, बिल्कुल। आपके पास एनर्जी नहीं होगी टू एक्सर्ट योरसेल्फ, टू चैलेंज योरसेल्फ टू डू मोर, एंड यू विल सी इट इन लाइफ। सो डेफिनेटली ईट। Sleep is extremely important, and 8 to 9 hours in your age. So don't compromise, and you will see the difference the day I'm not well slept. You can see the difference. On the face, it's in the mind, the day is cloudy. I have to get that nap, right? Number 3, like you said, read. So we confuse studies and we say, all right, that's for grades. No, studies is to educate yourself, to install new applications here, to look at the world from the science, maths. So definitely study. Make sure the day includes that. स्टडी में वो आपका जो स्कूल स्टडीज या जो एकेडमिक है वो भी आ जाएगी और नॉन एकेडमिक भी आ बिल्कुल जाएगी, आ दोनों आ जाएगी। जाएगी। उसमें इस्लामिक हम एक भी है, वक्फा ले सारी लेते हैं, वक्फे के education। बाद बाकी 2 चीजें डिस्कस अच्छा, कर है भी लेते हैं। time, मतलब okay। क्योंकि ब्रेक है तो फिर मैंने सोचा कि जरा Sure, डिस्कस why कर ही not? लिया जाए। Why वक्फे के not? बाद मिलते हैं जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट से, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ज़िंदगी में कुछ बन सकें, और ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए राइट फील्ड को सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अपने पैशंस को मद्देनज़र रखते हुए। अब बच्चे कौन सी एज में पैशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, खुद अपना या पेरेंट्स उनका, और फिर उसको किस तरह से चैनलाइज करके एक पाथवे डेवलप करना है बच्चों के लिए कि वो क्या बनना चाहेंगे और कैसे बनेंगे वो। अब आज जो हमने करियर सिलेक्ट किया है वो है मेकअप की फील्ड, या जिसको हम सैलॉन फील्ड कहते हैं, ब्यूटी फील्ड कहते हैं। और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं इरम खान, जो कि अपना बड़ा ही सक्सेसफुल इरम खान सैलॉन चलाती हैं। इनकी एकेडमी है, पिवट एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक है। इरम, अब आपके कंधों पर इस कौम के कौम की मेहमानों जिम्मेदारी की है। जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ नहीं, आपने अभी जिस तरीके से बात की है ब्यूटी इंडस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत निगलेक्टेड है। उसके लिए क्योंकि उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बस तुक्केबाजी है कि एक्सपेरिमेंट किया, किसी के बाल ख़राब कर दिए, किसी का मेकअप में स्किन तबाह कर दी। तो हम लोगों की जो एकेडमी है इसका नाम पिवट पॉइंट एकेडमी है, और उसके साथ मेरा एक इरम खान सैलून भी है। एकेडमी में हम प्रॉपर टेक्निक सिखाते हैं, स्किन से ले लो, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी हम डिज़ाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। और इसका जो कोर्सेज है लाइक OA लेवल कोर्सेज हैं। इसकी अच्छा, वीडियोस लड़कियों लड़कों के लिए दोनों आते हैं आपके पास? जी या जी, मतलब लड़कियों का ज़्यादा रुझान होता है? लड़के लड़कियाँ सब ब्यूटी को तो सभी पसंद करते हैं। अब उनको क्या पढ़ना पड़ता है उससे पहले और क्या उसमें पढ़ते हैं वो हम आपसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक हमारी बात जो कंटिन्यू हो रही थी उसको हम आगे लेकर जाएं कि ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, और बच्चों के लिए कौन सी ऐसी 5-6 चीज़ें हैं जो कि उनके दिन में होना ज़रूरी है कि वो जब अपना टाइम टेबल बनाएं तो उसमें वो 5-6 चीज़ें शामिल हो। तो वो बात हमारी हो रही थी उमर साहब से, उसको ज़रा थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर लें, वो रह गई। बट थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग। एक तो हमने बात की नींद, स्लीप, ईट। अगर ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, अगर इस पे आप नहीं पूरा कर रहे अपनी ज़रूरत, तो आप बाकी सारी चीज़ों पे आप देखेंगे उसका इफेक्ट आएगा। फॉर समबडी लाइक यू वर सेइंग इसहाक कि जो अच्छा सोया नहीं है वो फाइट फ्लाइट में आ जाता है। इसहाक को माइक लगवा के इधर लगा दे, इसहाक को माइक और बिठा दे उनको, सब मगन है इधर क्योंकि उधर। वो जाहिर है उसको सेगमेंट में होना जरूरी है। वॉशरूम जाने का भी एक टाइम होता है, वो किसी वक्त भी हो सकता है ना। तो अब अगर इसहाक को वॉशरूम जाना था तो भाई जाना था, बिल्कुल। और क्या, कोई सीन क्रिएट हुआ है। हाँ भाई, ये होता है, दिस इज द बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जिस तरह आप अटेंड कर रहे हैं इस नीड को, आपका जिस्म आपको बता रहा होता है जब आप सोए नहीं होते, जब आपने खाया नहीं होता। तो ये सिर्फ अम्मा अब्बा का प्रेशर नहीं है, इससे आपकी डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, बच्चों के लिए खास तौर पे जिस्मानी भी जहनी भी वेरी वेरी क्रूशल। जज्बात भी काबू में नहीं है अगर आप सोए अच्छा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज, गेम्स विल बी अ लल, यू विल नॉट हैव द एनर्जी। नंबर 3, लाइक यू हाईलाइटेड, प्रे। आई थिंक यंग एज में अगर आप आदतें अच्छी डाल लें तो पूरी ज़िंदगी साथ चलती हैं। एंड यू नो दैट प्रेयर इज़ अ चेक इन विद गॉड, whatever you conceive him to be right now, whatever your understanding is, learn more about him, develop that connection. And I think everybody in Pakistan finds that time for prayer, so very very crucial. चाहे आप किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो, read and study वाली हमारी बात थी। और 5th is very very easy, OS, you know what it is, fun, play, fun, fun, बिल्कुल, and have a lot of good fun. There is a whole lot to be done, and I think we're just too stuck up here. We can challenge ourselves physically in these vacations. Evening time is good, there are parks outside, you can challenge yourself into sports, there are camps happening, so make sure that you also get a good dose of fun, because if you're having good fun then you will be good at your studies, you will have the motivation to do all other things as well. वो जो बैलेंस है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी तालीम में और अपने जो है वो फ़न में वो बैलेंस रख के दोनों चीज़ों को लेकर चलें। जहाँ पर भी इम्बैलेंस होगा वहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट की है हमारी आज की थी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं करियर की तरफ। और हसनैन और इसहाक हैं इरम आपके सामने, 2 अदद हमारे नन्हे मुन्ने एंकर्स। अच्छा, और अब सवालात जो हैं वो ये करेंगे आपसे, ठीक है। पाथवे क्या होना चाहिए, किसी बच्चे को कितना अर्ली जो है वो शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग ड्राइंग में, कलरिंग में बहुत बुरे होते हैं, लेकिन बनना उनको मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो समझते हैं कि वी हैव एब्सोल्युटली नो चांस देयर। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। ये सारी मिथ्स आपने बस्ट करनी है। क्या पढ़ना चाहिए शुरू जी? टिपिकल चीज़ें तो मैं पूछता ही रहूँगा। आई एम गोना आस्क अबाउट दोस थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द करेक्ट पाथवे? क्योंकि आजकल तो हर दूसरी गली में आपको एक सैलून मिल जाएगा, एक ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, एक मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएगा हर दूसरी गली के अंदर। बट हु वुड बी द प्रोफेशनल, हु कैन वी ट्रस्ट? ऐसी कौन सी ऑथेंटिक जगहें हैं कि जहाँ से वो कोई नॉलेज लें या जहाँ से वो कोई स्टडी करे, थ्रू विच वी कैन नो दैट दे आर प्रोफेशनल? माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और अपनी एज से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो एनीवे, ये इसके लिए प्रॉपर एकेडमीज़ होती हैं। जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं और आप वहाँ अच्छे स्कूल का पता करते हैं, कौन से रेटिंग भी क्या और कहाँ कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ब्यूटी की भी एकेडमीज़ होती हैं। और उसमें ये होता है कि अब जैसे इंटरनेशनली, जो हमारी इंटरनेशनल कुछ एकेडमीज़ हैं जो कि बहुत मानी जाती हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। वो कौन सी एकेडमीज़ हैं इंटरनेशनली? सो बेसिकली मैं तो इसलिए अपनी बात करूँगी क्योंकि मैंने सीखा है और मेरा अपना करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, पर मुझे लगा कि मैं कभी इधर जा रही हूँ सीखने, कभी उधर जा रही हूँ, तो मैं बड़ा स्ट्रगल मैंने किया था। और फिर कई जगह ऐसा होता था कि लोग सही सिखाते नहीं थे। तो
मेरा कई जगह टाइम वेस्ट हो जाता था, पैसा वेस्ट हो, धोखा हो जाता था। फिर जब मैंने ये एकेडमी सर्च की, जो पिवट पॉइंट है, ये यूएस लाइसेंस एकेडमी जो पाकिस्तान में लाए हैं हम लोग। नहीं, मैं वो पूछना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जी, तो इसकी भी बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह के कोर्सेज या कोई इस तरह प्रॉपर करियर पाथ इसकी बुक्स हैं और उसमें आपको इसकी थ्योरी सारा कुछ पढ़ाते हैं हम लोग। इसकी टेक्निक्स हैं, आप बालों के ऊपर बात करें तो बालों की कितनी लेयर्स हैं, आप स्किन में बात करें स्किन में कितनी लेयर्स है, नेल बेड किसको कहते हैं अगर आप नेल पे काम करें, मेकअप में आप स्किन टाइप को पढ़ते हैं, फिर कॉन्टूर पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो ये 8 साल ज़रा मैंने इसके ऊपर काम किया। फिर मैंने ट्रेनर प्लान में गई, जो डिफरेंट सैलून की टीम को ट्रेन करने का काम मैंने किया। और मुझे एजुकेशन में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स हैं। कैसे लड़कियां या लड़के आपके पास ज़्यादातर इवन ये बच्चे, हर कोई, इसमें कोई एज नहीं। आजकल के बच्चे दे सो प्रैक्टिकल होते हैं, वो माशाल्लाह वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको एक डायरेक्शन अगर आप प्रॉपर सही डायरेक्शन दे दें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी ना कि इस काम को करने के लिए आप ये इतना आपने FSC किया होना चाहिए या A लेवल होना चाहिए, उसके बाद आप आएँ? अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें शॉर्ट कोर्सेज हैं, इसमें लॉन्ग कोर्सेज हैं। तो जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसमें बच्चे आ सकते हैं। जैसे अब एक स्टाइलिंग है तो अब हम उनको स्टाइलिंग सिखाते हैं, बस जस्ट यूज हीट छोटी ब्रेड्स बड़ा बना लेती हैं बालों के, चुटिया और हाँ, तो हीट स्प्रे यूज़ करो, फिर उसके बाद आपने इस तरह करना है, आपने सिरम लगाना है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बच्चे भी सीखते हैं और वो उनको पता भी बहुत है वैसे, मतलब भी उनको बड़ा आता है, लेकिन जो देख के वो सब बहुत ज़्यादा, बल्कि माओं को सिखा रहे होते हैं ऑनेस्टली। अब तो अच्छा, बहुत सारे बेटियां जो है वो अपने बापों पर फिर मेकअप कर रही होती हैं, अक्सर हमने वीडियो देखी है, उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है ना। ठीक है। और लॉन्ग कोर्सेज अब्बाओं के लिए भी ज़रूरी होता है, अब्बाओं के लिए भी ज़रूरी। सो बेसिकली मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये होता है कि वो ज़्यादा मास्टर होता है स्किन में, हेयर में, सब चीज़ों में वो अपना काम को। बट डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट में बहुत फ़र्क है, तो ये भी बड़ी। सो बेसिकली डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन को देखते हैं, ज़्यादा वो डॉक्टर्स हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट आर्ट को लेते होते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो, तो उनकी एक लिमिट है, ब्यूटी की एक अपनी एक लिमिट है, उसके बाद डॉक्टर शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्नी आ रहा है तो अब एक्नी ज़ाहिर है इतना इन्फेक्शन उसका फैला हुआ है तो वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नहीं डील करना चाहिए, उसको डर्माटोलॉजिस्ट को दे देना चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं वो पकड़ने की कोशिश करता है। सेम डर्माटोलॉजिस्ट ब्यूटी लाइन पे आ रहे हैं, तो हर एक की अपनी एक फील्ड है और अगर वो अपनी फील्ड में ही ग्रो करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मिनिमम कितने साल पढ़ना पड़ता है? बेसिकली जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इज़ लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि हर रोज़ कोई नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ये तो पैशन है, ब्यूटी है, ट्रेंड्स हैं, आप हर वक्त उसको सर्च करते हो, गूगल करते रहते हो और फिर आप अपने ट्रेंड्स को खुद भी क्रिएट करते हो। और पैशन के साथ पैसा भी इन्वॉल्व है, पैसा कितना कमा लेते हैं ये भी तो बताएं। ऑफ कोर्स फैशन पैसा दोनों पी से शुरू हो रहे हैं तो नहीं, लेकिन लगता कितना है ये भी बड़ा जरूरी है कि जो बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे आज कोई बच्ची O लेवल में है और वो प्लान ये कर रही है लाइफ में कि मैंने तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है या मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना है, तो O लेवल के पास कितनी रकम होनी चाहिए और कितना पैसा होना चाहिए, और क्या वो अपना काम डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रैच शुरू कर ले या वो किसी के साथ अटैच हो, पहले कुछ टाइम देखे सीखे, वो पाथवे मुझे बस डिफाइन कर दें कि O लेवल्स के बाद बच्चा या बच्ची क्या करे टू बिकम यू। देखिए हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ब्यूटी इज़ लाइक मेकअप। ब्यूटी मेकअप नहीं है। अब ब्यूटी में स्किन आती है जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, उसमें आपका हेयर आता है, कट आता है, कलर आता है। अब अगर एक बच्ची का इंटरेस्ट हेयर में है तो हम उसको मेकअप में नहीं ला सकते। मैंने एक इंग्लैंड में मैं सैलून पे गई, ठीक है, वहाँ मैंने एक कस्टमर और एक हेयर स्टाइलिस्ट की लड़ाई देखी, और वो लड़ाई नहीं कि प्यार से हो रही है, बाकायदा लड़ाई हुई। दोनों एक टेबल के इस तरफ बैठा है, एक उस तरफ बैठा है। वो उसको कहती है मेरी लेयर्स कर दो, वो कहता है यू हैव अ फैट फेस, यू हैव अ राउंड फेस, इट विल नॉट गो, मतलब इट विल नॉट लुक गुड ऑन यू। वो कहती है तुम मुझे लेयर्स कर दो, वो कहता है मैं नहीं करूंगा, वो अड़ गया उसके मुझे साथ। चाहिए तो मुझे दो, ये क्या बात हुई? वो कहता है वो अड़ गया, और फिर वो कहता है, फिर उसने उसको फिर फाइनली जब वो तय पाया, उनका जो भी नेगोशिएशन हुई, सैलून वाले बाकी लोग आए, उन्होंने कहा यार कर दो यार, जान छोड़ाओ, कब से खड़ी है तुम्हारे पास। उसने कहा ठीक है साइन करो ये कागज जिस पे लिखा है कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें काट दूंगा बाल जैसे तुम कह रही हो, लेकिन इफ यू डू नॉट लाइक देम विद योर फेस टुडे, टुमारो, अ मंथ आफ्टर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उधर हर चीज का इतना लॉ, रेगुलेशन, रूल है कि एक बाल काटने पे वो उससे साइन करा रहा है। जिस तरह हम कोई सर्जरी वगैरह के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं हुआ, कैंसर तो नहीं हुआ, प्रेग्नेंट तो नहीं है आप, तो वो सारे फॉर्म्स वो उससे साइन करा रहा था कि तुम्हारे ओपिनियन पे मैं काट रहा हूँ, तुम्हें अच्छा ना लगा तो मैं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि उन लोगों का सिस्टम बड़ा प्रॉपर है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है क्योंकि जैसे अब आप कह रही हैं लेयर्स वगैरह, तो अब हम जो हेयर कोर्सेज कराते हैं उसमें हम फेस शेप को पढ़ते हैं।
आपका बॉडी, आपका हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, योर फेस शेप, उसको लेकर फिर हम हेयर कॉन्टोर करते हैं कि ओके फाइन, कि हर वक्त ज़रा आप मेकअप नहीं करना चाहते, और अब तो लोग ज़्यादा मेकअप की तरफ लोग चाहते हैं नेचुरल हो। स्पेशली कोविड ने ये चीज़ लिया है कि हर कोई बहुत फ्री स्टाइल नेचुरल रहना चाहता है, टू मच नहीं करना चाहता। तो वो उसमें ये होता है कि हम कट सिखाते हैं। अब आप एक सीज़र लें, ओ लेवल की बच्ची है जो भी है, वो एक सीज़र लेती है, उसके सामने एक शीशा होता है और वो अपनी फ्रेंड के, अपनी फैमिली के कोई ना कोई कट डिज़ाइन करती है। तो हम लोग ये सिखाते हैं, और ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तो ग्रूमिंग अपनी कर सकते हैं, और अगर आगे चल के उसको कैरियर लेना चाहते हैं तो वो उसको भी ले सकते हैं। और अब हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंटर्नशिप हम यंगस्टर्स को ऑफर करने वाले हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि हर कोई कोर्सेज कुछ मैनेजमेंट में भी आना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम उनको अभी ऑफर कर रहे हैं जो कि OA लेवल्स के बच्चे हैं, जिनमें मेरी बेटी भी है A लेवल्स में, उसने अभी A लेवल किया है, तो वो अब मेरे साथ वहाँ ऑफिस में बैठती है और वो कैमरास में सबको पकड़ती है और प्रॉपर उसके वो बना रही होती है, क्योंकि ये मुझे मेरा फीडबैक है, दिस इज़ माई रिपोर्ट। मेरा बेटा लम्ब से आया है, अब वो जर्मनी जा रहा है, लेकिन वो मेरे साथ पूरी हेल्प करा रहा है। मेरी एक बेटी यूनिवर्सिटी में होती है, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं तो बहुत इस साइड पर हूँ कि यंगस्टर्स को आना चाहिए, बिकॉज़ आपने ये बता दिया कि देखो मेरे कितने बड़े बच्चे हैं एंड आई लुक ये और मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं पैसे कमा भी अच्छे रहे। बिल्कुल थोड़ा गलत केस। उमैर, कुछ करियर ऐसे होते हैं कि जो कि डिफाइन हो जाते हैं कि ये लड़कियों के लिए, और कुछ करियर ऐसे होते हैं जो लड़कों के लिए। ये चीज़ अब चूँकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते हैं, ये चीज़ कितना ख़त्म हो रही है अब? काफ़ी ख़त्म हो रही है, और कुछ तो वैसे सोच में भी ज़्यादा है। जिस तरह जब पकाने की बात आती है इश्तिहारों में, आप देखते हैं ख़वातीन हालांकि बेस्ट शेफ्स जो है वो मर्द आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बड़े होटल्स में। अब तो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है, एंड आई थिंक वेल डन विमेन। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम अब पिक किए हैं जो कि पहले उनसे एसोसिएटेड नहीं थे। इदारों के अंदर ख़ास आप देखते थे कि शोबों में इस तरह फाइनेंस में ख़वातीन नहीं नज़र आती थी, IT में नहीं नज़र आती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़्यादातर बॉयज़ क्लब्स होते थे। लेकिन अब आप उन तमाम जगहों पे क्योंकि लड़कियां देखेंगे तो यानी आगे वो उसके करियर्स भी कर रही हैं। तो आई थिंक इट हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली। अभी भी कुछ हवालों से है कि हम फंसे हुए हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ फिजिकल एफर्ट की बात आती है वहाँ मर्दों का, और जहाँ केयर की बात आती है वहाँ हम खवातीन पे जाते हैं, जो कहते हैं कल्चरल बाइंडिंग ज़्यादा है। लेकिन वो कितना बड़ा चैलेंज बिकॉज यू विल सी मेल नर्सेस, दे डू अ गुड जॉब, एंड यू सी फीमेल एथलीट्स, फीमेल माउंटेन क्लाइंबर्स, दे टू अमेजिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप देखें कि ये है एट द एंड ऑफ द डे मिथ्स, लोगों ने बाय किया हुआ उन लेकिन उस बंदे के लिए या बंदी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। उमैर मिसाल के तौर पे अवैस हैं जो कि फैशन की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अब डिज़ाइनर में तो हमें मेल्स मिलते हैं, लेकिन मेकअप में, आर्टिस्ट्स में मेकअप कर रहे हैं, दुल्हन बना रहे हैं मिसाल के तौर पे, किसी को मेकअप कर रहे हैं, उसमें मर्द कम है, मतलब वो है लेकिन कम है। खवातीन को लोग ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें खवातीन में ज़्यादा। इसका एक लाइन में जवाब ये कि इश्क के रास्ते तवील होते हैं। जब आप वो करते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, और हर हीरो के सफ़र में शिफा देयर इज़ दिस पाथ, उसमें रेजिस्टेंस होगी, पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर रोकते हैं, घर से निकाल देते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला आप कर देते हैं, फिर आखिर में आके मान लेते हैं सारे के सारे। तो ये हर तब्दीली इस मरहले से, लेकिन ऐसे लोग आप देखें वो सिर्फ अपने लिए चेंज नहीं क्रिएट करते, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं, तो वो हमेशा उनसे एट्रीब्यूटेड होता है, तो ये बहुत बड़ा मर्तबा होता है। तो सुन लिया करें, कर लिया करें, सुन लिया करें। वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन बी आवरसेल्व्स। जी, और फाइनली ये फाइनल टिप्स जो आप देना चाहें क्विकली लड़के और लड़कियों दोनों को, अगर वो इस फील्ड में आना चाहिए। एक तो मुझे लगता है जैसे एक आपकी तालीम तरबियत होती है, इसी तरह एक स्किल है, और स्किल की कोई एज नहीं है, और आप लोगों को हर वक्त सीखना चाहिए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई भी टेक्निक गलत हो जाती है तो वो दूसरे की लाइफ ही बदल देती है, ख़राब कर सकती है और उसको बड़ा डिप्रेस कर सकती है। तो बच्चों के लिए भी हमने कोर्सेज ऑफ़र किए हैं, जैसे समर कोर्सेज़ हैं, इंटर्नशिप भी है कि इंटर्नशिप भी हम ऑफ़र करते हैं। और ये बस मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि वो इस चीज़ में पीछे ना हटें, एक आर्ट है, उस आर्ट को सीखें। जैसे आप पेंटिंग करते हैं सारा, और फिर इस चीज़ से जब आप गुजरेंगे तो आपकी अपनी चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आपकी अपनी एक लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, बिकॉज ये खूबसूरती है। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरम खान, उमैर जलियावाला, अवैस मंगलवाला कहने लगी थी, मुझे उठा के कोई चीज़ मार दी, मुझे भी शुक्रिया अदा कर रही है कि बस चलो निकलो आप। इसहाक और हसनैन का भी शुक्रिया, और आप सब लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। 21 जून 2009 पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम दिन है और उस दिन पाकिस्तान ने क्या किया था शिफा? वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। और उसी T20 वर्ल्ड कप की टीम के एक बड़े अहम रुकन आज हमारे साथ मौजूद हैं उस वर्ल्ड कप की यादों को ताज़ा करने के लिए, और उनसे हम बात करेंगे और ज़रा वो क्या कहते हैं, रीलिव दोज मेमोरीज, बिल्कुल रीलिव करेंगे उन मेमोरीज को। उमर गुल हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उमर साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और दूसरा शुक्रिया ये कि आपने वर्ल्ड कप हमें जितवा कर दिया जी। नहीं, ये तो पूरी कौम की दुआएं थी, और जो एक मिसिंग पार्ट था जो 2007 में हमने जो फाइनल में मिस किया था जी, तो वही चीज़ें हमारे माइंड में थी, और जो गलतियां हमने 2007 के वर्ल्ड कप में की थी, तो हमने लाइक बिफोर द 2009 वर्ल्ड कप कोशिश की कि हमने वो मिस्टेक्स हम दोबारा रिपीट ना करें। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले क्रेडिट जाता है प्लेयर के, जितने भी उस टाइम के जो प्लेयर्स थे 2009 जो स्क्वाड में प्लेयर्स थे, सब ने बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया। सब जो सबसे अच्छी बात थी कि सारे लड़के फॉर्म में थे, और एज ए टीम सब खेल रहे थे, कोई इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस को नहीं देख रहा था, सबके एक मोटिव था, एक गोल था कि इस दफ़ा इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप को हमने जीतना है। तो आई थिंक पूरी टीम को उस टाइम पे जितने भी प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे, जो बेंच पे बैठे हुए थे, सबको क्रेडिट जाता है जिस तरह टीम को सपोर्ट किया, जिस तरह लाइक वन यूनिट की तरह जिस तरह हम खेले थ्रू द टूर्नामेंट। ऑल्दो हमें स्टार्ट में इतना लाइक हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन जिस तरह फिर हमने कम बैक किया और जिस तरह हमारा एक मोमेंटम बना, तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त, और हमने बड़ा एंजॉय किया। सही। अच्छा ये बताएं, 2009 के वर्ल्ड कप की आपके माइंड में कौन सी मेमोरीज हैं? हाँ, और कितना याद है? आई थिंक वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड कप खेलो, और फिर हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो जीते। और जब आप कोई सीरीज़ या वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट जीते, तो ऑब्वियसली आपको हर मैच याद होता है। मोस्टली काफ़ी मैचेस तो मुझे याद है। आप जिस तरह अगर आप कहे तो सबसे पहले तो मुझे न्यूजीलैंड का मैच याद है, जिस तरह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सेमीफाइनल मुझे याद है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हॉलैंड के अगेंस्ट मैच याद है जो कि हमें एक अच्छे रन रेट से जीतना था, तभी हमने ऊपर जाना था। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी मैचेस थी। श्रीलंका फाइनल, ऑब्वियसली फाइनल लॉर्ड्स पे जो हम खेले थे, एक ड्रीम होता है हर प्लेयर का कि लॉर्ड्स पे खेलो, फिर इतने बड़े इवेंट का ICC वर्ल्ड कप के फाइनल जब आप खेलते हो लॉर्ड्स पे, तो आई थिंक बड़े ज़बरदस्त मेमोरीज है, और लाइक अभी तक वो मेमोरीज हमारे माइंड में है। और मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री रहेगी, तो ये जो मेमोरीज है, और जितने भी लड़के थे उस स्क्वाड में, उन सब का नाम याद किया जाएगा, क्योंकि एज लाइक हम चैम्पियन बने थे 92 वर्ल्ड कप के बाद, हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। तो आई थिंक ये तो एक हिस्ट्री हो गई, और लाइक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जितने भी जब तक भी होगी ये हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री, ये प्लेयर्स और ये वर्ल्ड कप याद किया जाएगा। अच्छा उमर, ये बताइए कि जो 2007 का वर्ल्ड कप था, ज़ाहिर है ये तो सब पूरी कौम के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। आखिरी शॉट मिसबा ने खेला और वो आउट हो गए, जीता हुआ मैच था। लेकिन जब इस वर्ल्ड कप के लिए आप लोग जा रहे थे, तो मिसबा के जहन में क्या चल रहा था? 2009 में मिसबा के जहन में क्या था? देखिए, अगर आप 2007 की बात करें तो टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम मैच अर्ली हार जाएंगे, जल्दी हम हार जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मिसबा ने बैटिंग की और मैच को सिंगल हैंडेड लेके गए, और जो एंड पे लास्ट ओवर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस शाट से जो कि वो पहले भी इस शाट को बड़ा अच्छी खेलता था, लेकिन लेक ऑफ पेस जो बॉलर था उसका पेस इतना नहीं था। तो उस टाइम पे लाइक उसको यही अच्छा लगा कि मैं अगर ये लेफ्ट शॉट खेलता हूँ, क्योंकि 45 फील्डर ऊपर ही था, फाइनल का फील्डर ऊपर सर्कल में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह नहीं हुआ जो जिस तरह मिसबा करना चाहता था कि उसको बाउंड्री के लिए फिनिश कर ले, लेकिन थोड़ा सा अनलकी रहा वो। लेकिन ऑब्वियसली 2009 के जब वर्ल्ड कप के लिए जब हम गए, और जिस तरह मैंने अर्ली कहा, पूरी टीम की यही कोशिश थी कि जो मिस्टेक हमने 2007 की जो इनिशियल जो पहले दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें जो हमने मिस्टेक किए, तो हमने अपने मिस्टेक से सीखना है, और जितना हम हो सके अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा अच्छा और करें परफॉर्मेंस को, तो तभी आप एक बड़ा इवेंट जीत सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते और रिपीटेडली आप अपनी गलतियाँ करते हो,
तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होते, कामयाब नहीं होते। तो कोई ऐसी चीज़ जो मिसबाह उल हक ने मेंशन की हो कि यार इस बार देखना मैं कुछ ऐसा करूँगा, या कुछ ऐसी बात कोई की उन्होंने? नहीं, टू बी ऑनेस्ट इस तरह मिसबा ने तो कोई बात मेंशन नहीं की थी, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम पे जिस तरह के हालात थे, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे थे, और काफ़ी हमारे जो लोग थे जो लाइक सवात से आए थे या फाटा से आए थे, IDP से, काफ़ी परेशान थे लोग यहाँ पे, काफ़ी उनके चेहरों पे परेशानी थी, गम थे। तो हमारा यही एक कोशिश थी कि यार हम एज क्रिकेटर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेस दें और ये वर्ल्ड कप हम यहाँ से जीत जाए, तो मेरे ख्याल से ये हमारे जो लोग हैं वहाँ पे जो परेशान हैं और जो IDPs आए अपने घर बार को छोड़ के और जिस तरह के हालात है, तो मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर ये वर्ल्ड कप जीते तो उनको एक खुशी दे सकते हैं, उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट वापस आ सकती है। तो ये हमारा मोटिव था सबसे वर्ल्ड कप के स्टार्ट से पहले से कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप तो जीतना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान में जो परेशान हैं और उनके चेहरों पे वापस वो मुस्कुराहटें लेके आने। और जब हम वर्ल्ड कप जीते और जिस तरह के लोगों की हमने जब वो विजुअल पर हमने बाद में देखे जो खुशियाँ उन्होंने मनाए, तो मेरे ख्याल से वो खुशी से हमारे लिए वर्ल्ड कप के बाद वो डबल खुशी हो गई और सारे प्लेयर बड़े खुश थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, 2007 में आपने जो जादू किया था वो ये था कि आप 2007 के वर्ल्ड कप में भी 13 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर थे, और फिर 2009 में भी आपने यही परफॉर्मेंस दी, 13 विकेटें टॉप विकेट टेकर। ये क्या जादू कर रहे थे आप भाई? ऑनेस्टली दोनों वर्ल्ड कप में स्टार्ट से एक ज़ाहिरी बात है, जब एज प्लेयर एज प्रोफेशनल हर प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर, वो चाहता है कि अगर बैट्समैन है तो वो चाहता है कि मैं हाईएस्ट स्कोरर बन जाऊं, और एज बॉलर मेरी ये ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप में टॉप करूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर बनूं। 2007 में भी था, मैं और शाहिद भाई साथ थे, लेकिन फिर फाइनल में मैंने 3 आउट किए तो मैं हाईएस्ट था। और फिर 2009 के वर्ल्ड कप में भी यही गोल था मेरा, और उसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की हुई थी, काफ़ी ट्रेनिंग की हुई थी कि इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर ये वर्ल्ड कप भी जीतना है और हाईएस्ट विकेट टेकर भी आना है। तो जब तक आपके गोल्स नहीं होते, जब तक आप अपने लिए टारगेट सेट नहीं करते, तो किसी चीज़ को भी आप अचीव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हर टूर्नामेंट से, बड़े टूर्नामेंट से पहले हर प्लेयर की एक टारगेट होता है, क्या मैंने इस गोल को अचीव करना है। तो जब आपके माइंड में कोई गोल होता है या कोई आप किसी चीज़ को अचीव करते हो, तो तभी आप कामयाब होते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, यॉर्कर की जो प्रैक्टिस के बारे में जरा बताएं, लोग ये जानना चाहते हैं। यॉर्कर्स तो मशहूर है भाई आपके, हाँ, डेडली यॉर्कर्स। बिल्कुल। आप ऐसा क्या करते थे कि मतलब आपके यॉर्कर्स बिल्कुल ही टारगेट पर जाकर लगते हैं और अगले को बस घर भेज देते हैं? मतलब बचपन में क्या करते थे? क्या गोलियां कंची ज्यादा खेलते थे या क्या गुलैल का निशाना लगाते थे? क्या करते थे आप भाई? नहीं, अगर आप बचपन की बात करें तो मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है टेप बॉल से। टेप बॉल बहुत ज़्यादा मैं खेला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि टेप बॉल में, टेनिस बॉल में आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट बॉल करते हो या कोई भी लेंथ बॉल होता है, तो बैट्समैन को जब बॉल नज़र आते हैं तो वो बस सिर्फ अपने बैट को घुमाता है और आपको हिट मारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो उस टाइम पे ये था, जब टेप बॉल भी हम करते थे तो स्लो बॉल वेरिएशन करते थे या यॉर्कर बहुत ज़्यादा करते थे, तो वो तो खैर टेप बॉल की बात है। लेकिन जब हम आए 2007 में, जब हम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो मेरे जहन में यही था, माइंड में था कि यार शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें आपको कोई एक ऐसा बॉल आपने डेवलप करना है कि जो जिस पे आपको कामयाबी मिले, जिससे आप रन सेव कर सके या जिस पे आपको विकेटें मिले। तो आई थिंक सबसे बेस्ट बॉल अभी तक अगर आप देखें क्रिकेट हिस्ट्री में, तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो T20, वनडे या टेस्ट हो, अगर कोई बॉलर अच्छी यॉर्कर कर सकता है तो इसी पे आपकी सफाई है। अदरवाइज ये है कि T20 में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह के बैट्समैनों ने शॉट इनोवेट किए, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, तो बॉलर्स को भी आपने किसी एक बॉल पे ऐसे कमांड हासिल होना चाहिए कि जिससे आप अपने आप को सेव कर सको, जिससे आप रन बचा सको या आप उससे विकेट ले सको। तो मेरा ख्याल से यॉर्कर के लिए बड़ी मेहनत मैंने थी कि बहुत बड़े प्रैक्टिस करता था, डेली मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। जब नेट ख़त्म होता था तो उसके बाद फिर मैं पुराना बॉल लेके फिर मैं यॉर्कर करता था, नए बॉल से यॉर्कर की प्रैक्टिस करता था। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आती है। जब आप जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो उतनी ज़्यादा आपको कमांड आ जाती है उस पर। दुरुस्त दुरुस्त।
अच्छा, फिर वर्ल्ड कप 2009 में ऐसा कौन सा मोमेंट था कि जब आपको लगा कि हाँ हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? मेरा ख्याल से जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि स्टार्ट तो हमारा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बीच में हमें एक मैच अच्छे रन रेट से जीतना था और वो था लॉर्ड्स पे हमारा हॉलैंड के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट हमने वो मैच अच्छे रन रेट से जीतना, तभी हमने आगे क्वालिफाई करना था। जब वो मैच हम जीते हैं और बड़े अच्छे रन रेट से, जो रिक्वायर रन रेट था उससे ज़्यादा अच्छे बेहतर रन रेट से हम जीते, तो उसके बाद हमें एक होप मिली, क्योंकि टीम तो हमारी ऑब्वियसली अच्छी थी लेकिन स्टार्ट उस तरह से नहीं मिला था। लेकिन जब हमने वो मैच जीता है अगेंस्ट नीदरलैंड और हमने आगे अगले राउंड के लिए जब हमने क्वालिफाई किया, तो उसके बाद हमारे होप्स बढ़ गए कि नहीं इंशाल्लाह अभी हम जो ना इस वर्ल्ड कप को हम जीत सकते हैं। और अपने ऊपर भी बिलीव था, टीम पे बिलीव था। और जब आप जब आप नीचे से आ जाते हो और फिर आपके मैचेस जीतना शुरू करते हो और जब ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हो, तो तब आपकी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाती है, तब आपके होप और ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और वही चीज़ है मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि जो नीदरलैंड का जो मैच था वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं वर्ल्ड कप का, जो 2009 के हम चैंपियन बने। सही है, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा मैच था कि जिसके हारने पर सबसे ज़्यादा अफसोस आपको हुआ हो? आई थिंक अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हमारा जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था, अब वो वर्ल्ड कप का था या हमारा साइड मैच था। हम इंडिया से हम हारे, साइड मैच था, काफी दुख हुआ था कि हमें ये मैच हारना चाहिए था, क्योंकि बड़ा अच्छा मैच था, इतना मुश्किल भी नहीं था। हमारे बैट्समैनों ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हम वो मैच हार गए। लेकिन उस मैच का मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड कप में जो हम वो मैच हारे थे अगेंस्ट इंडिया, जो प्रैक्टिस मैच था, उसका मुझे दुख हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया से तो हमारा टकराव उस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था। अच्छा, अब एक और मुझे बात बताएं, देखिए वो जो टीम थी उसके अंदर हमारे पठान भाई भी थे सारे, मतलब आप भी, यूनुस खान भी, अफरीदी भी, अच्छा और पंजाब की भी एक पूरी वही एक टीम मौजूद थी, शोएब मलिक भी थे, सईद अजमल भी थे। तो जब आप लोग एक दूसरे पे गुस्सा करते थे तो क्या पंजाबी में करते थे या पश्तो में? नहीं, खैर इस तरह की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हमारे बड़ी अच्छी टीम थी और आप सब लड़के काफ़ी फ्रेंडली थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। और मोस्टली जब हम टीम में होते थे तो मोस्टली हम उर्दू में बात करते थे, बहुत कम इस तरह होता था कि हम पश्तो में या जो बाकी जो लड़के थे ड्यूरिंग द मैच वो पंजाबी में बात करते थे। ऑब्वियसली जब आप जब ऑफ द फील्ड होते हो फिर बंदा अपने ज़बान में बात करता है, लेकिन ऑन द फील्ड काफ़ी लड़के बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा उनकी एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होते थे। तो बड़ा इंजॉय किया था। और जब आप टीम का माहौल आपका अच्छा हो, आप इंजॉय करते हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हो और जब आप क्रिकेट को इंजॉय करते हो तो तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। अच्छा, न्यूजीलैंड वाला जो मैच था उस पर भी जरा आएंगे कि वो 5 विकेट्स आपने ली थी 6 रन के साथ, और नाश्ता क्या किया था उस दिन आपने? नाश्ता तो नॉर्मली नाश्ता किया था, लेकिन ये था कि एक अच्छे फॉर्म में था, बड़ा ज़बरदस्त रिदम लगा हुआ था। और आई थिंक न्यूजीलैंड ने अच्छा स्टार्ट लिया, 30-35 रन उनके हो गए थे। लेकिन जो मैं अगर उस मैच की स्पेशली अगर बात करूँ, जो मैंने 5 आउट किए थे, जो टर्निंग पॉइंट था, जो शाहिद भाई ने पहला कैच पकड़ा स्कॉट स्टायरस का, तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद फिर बैक टू बैक मुझे विकेट मिली और मुझे कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जब मर्जी मुझे कैप्टन बॉल दे, अच्छी फॉर्म में था, फिटनेस बड़ी अच्छी थी। तो एक बूस्ट, मुझे एक्स्ट्रा बूस्ट मिला उस कैच के पकड़ने के बाद, और ये के बाद धीरे फिर मुझे विकेट मिली। तो आई थिंक एंजॉय कर रहा था उस मैच को मैं। बिल्कुल सही। अच्छा, साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल, बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका की टीम मुश्किल टीम है, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा था, क्या बात हो रही थी? पहले बात तो ये कि साउथ अफ्रीका नो डाउट बड़ी अच्छी टीम थी, उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस लड़के थे, वो जैक कैलर्स, डिविलियर, बाकी जो प्लेयर्स थे, स्टेन वगैरह, काफ़ी अच्छे लड़के थे प्लेयर्स उनके, स्मिथ वगैरह, वो अच्छी टीम थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह के हमारे टीम ने मोमेंटम पकड़ा हुआ था और जिस तरह हम सारे लड़के चिप इन कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे,
अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मिडल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे थे, अगर मिडल ऑर्डर अगर बैटिंग में हम नहीं कर रहे थे तो बॉलर हमारे परफॉर्म कर रहे थे। तो एक टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस था हमारा, और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एक दूसरे पर बड़ा ट्रस्ट था। अगर सेमीफाइनल में आपको याद हो तो मैंने टोटल 3 ओवर किए थे। मैं यूनुस भाई टाइम ऐसा आया था कि यूनुस भाई ने फवाद आलम को ओवर दे दिया, तो मैं यूनुस भाई के पास गया भी था कि यूनुस भाई अगर आप फवाद से ओवर करा रहे तो मेरा एक ओवर जो ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये भी हमारे टीम का प्लेयर और मुझे यकीन है कि ये हमें ब्रेक थ्रू दिला सकता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे हमारे सारे जो प्लेयर्स थे वो मैच विनर थे। सेमीफाइनल में मैंने 3 ओवर्स किए, एक ओवर जो एक्स्ट्रा था वो फवाद आलम ने किया, और उस ओवर में उसको 1-2 हिट्स भी लगी, लेकिन जो एक विकेट चाहिए था और जो एक सेट बैट्समैन खेला था जैक कैलिस, उसकी विकेट हमें मिली है। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ टीम एफर्ट, और एक टीम कॉन्फिडेंस था, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस था, और सारे लड़के परफॉर्म कर रहे थे। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अगर फाइनल मैच की हम बात करें तो सामने श्रीलंका है, ग्रुप में वो हमें हरा चुका था बिल्कुल, और अब श्रीलंका के सामने हैं हम, तो उस वक्त क्या हुआ? बिल्कुल बड़ा अगर आप फाइनल की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक मैच ऐसा था कि हमें लग रहा था कि हमें मज़ीद अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम एक तो ये थे कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अच्छा खेल के आ रहे थे, लड़के उनके फॉर्म में थे, और स्पेशली उनके जो टॉप ऑर्डर था, संगाकारा था, महिला जयवर्धना, और जो तिलकरत्ने था दिलशन बड़ा अच्छे फॉर्म में था, ऊपर से वो अच्छे एक स्टार्ट देता था टीम को। तो उससे एक डर था कि यार ये अगर खड़ा हो जाए तो आपसे सिंगल हैंडेडली मैच लेके जा सकता है। लेकिन आप ये कह सकते कि हमारे गुड लक ये कह सकते कि ऊपर से हमने उसको जल्दी आउट किया, और फिर सेमीफाइनल से लेके फाइनल तक जिस तरह से शाहिद भाई फॉर्म में थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आके नॉर्मली जो वो बैटिंग कर रहे थे जिस पोजीशन पे, वो उनकी फॉर्म को देख के यूनुस भाई उनको यूटिलाइज किया, ऊपर नंबर पे खिलाया, और उसने प्रूव किया, उसने परफॉर्म किया बॉलिंग और बैटिंग दोनों से। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक बड़ा अच्छा फाइनल था और काफ़ी हमने एंजॉय किया। और जीत के बाद आपने फिर जश्न कैसे मनाया था? यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि जिस तरह मैंने कहा था ना कि हमारा एक गोल था, एक मोटिव था कि वर्ल्ड कप तो हमने जीतना है, क्योंकि 2007 का हम फाइनल हार गए थे। फिर 92 वर्ल्ड कप के बाद हमने कोई इस तरह की ICC कोई मेजर इवेंट, कोई बड़ा टूर्नामेंट हमने जीता ही नहीं था। तो वो था, और वो जो जिस तरह के हालात थे पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली सबका एक गोल था, एक टारगेट था कि इंशाल्लाह हमने वर्ल्ड कप जीतना। वो उसकी बड़ी खुशी हुई है, और ड्रेसिंग रूम में बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। और आप यकीन करें कि जब हम वर्ल्ड कप जीते तो हम ग्राउंड से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे के बाद हम ड्रेसिंग रूम से निकले, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी थ्रू आउट द UK, जितने भी इंग्लैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी लोग रहते, वो सारे आए हुए थे लॉर्ड्स मैच, फाइनल मैच देखने के लिए। और बाहर इतना रश था, रोड सारे ब्लॉक थे। आप यकीन करें कि लंदन जैसी शहर में पूरे रोड्स ब्लॉक थे, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी कि हम ग्राउंड छोड़ के निकल जाए, क्योंकि बाहर क्राउड था, और सारे पाकिस्तानी जितने भी थे थ्रू आउट इंग्लैंड से वो सारे वहाँ पे जमा थे। हमें तकरीबन मैच के तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे के बाद हम ग्राउंड से निकले, और कोई 3-4 घंटे में हम वापस होटल में पहुँचे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी खुशी कितनी थी, और बाकी जो लोग थे वो कितना खुश थे। अच्छा, अब जरा मैं एक खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर वो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में ना होता तो क्या होता? आमिर का डेब्यू था, अगर आमिर वर्ल्ड कप में ना होता तो क्या होता? अगर आमिर ना होता तो मैं भी कि हम पावर प्ले में हम स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह 2007 में हम स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास एक तेज़ बॉलर नहीं था कि जो टीम को ऊपर से सपोर्ट करता या एंड के ओवर कर लेता। मेरे ख्याल से अगर आमिर ना होता तो हमें थोड़ी सी बॉलिंग में स्ट्रगल करना पड़ता। अच्छा, अगर अब्दुल रज़ाक ना होता तो? अगर अब्दुल रज़ाक ना होता तो मैं भी कि हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ना होता। अब्दुल रज़ाक की शक्ल में एक अच्छा और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर। अच्छा, सईद अजमल ना होता तो? सईद अजमल ना होता तो मेरे साथ फिर एंड पे या मिडल में और कौन करता? मेरे ख्याल से ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त थ्रू आउट जितने भी हम एक साथ खेले,
काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली वाइट बॉल में, चाहे वो T20 हो या वनडेज हो। मेरे साथ डेथ ओवर करते थे, मिडल में ओवर करते थे। तो मैं भी अगर सीधा अजमल ना होता तो मैं भी हम ये फाइनल 2007 की तरह फिर हम ये चैंपियन ना बनते। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर शोएब मलिक ना होता तो क्या होता? शोएब मलिक ना होता तो मैं भी अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस जिस तरह उन्होंने बीच के मैचेस में परफॉर्म किया तो मैं भी हम फाइनल तक ना पहुँचते। यस। और अफरीदी, शाहिद अफरीदी अगर ना होते तो फिर क्या होता? अगर शाहिद अफरीदी ना होता तो मैं भी कि हम सेमीफाइनल और फाइनल ना जीतते। बिल्कुल सही। और अगर मिसबाह उल हक ना होते तो? मिसबाह ना होता तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी उनकी कंट्रीब्यूशन थी और अच्छा परफॉर्म किया। मिसबाह ना होता तो उस टाइम पे आई थिंक बेस्ट अवेलेबल जो एक्सपीरियंस लड़का था वो मिसबाह ही था। और अगर कप्तान यूनुस खान ना होता तो? अगर यूनुस खान ना होता तो मैं भी कि हम उनकी जो जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरह उन्होंने लीड किया, मैं भी वो पार्ट हम मिस करते हैं। और सबसे अहम सवाल, अगर उमर गुल ना होता तो फिर क्या होता वर्ल्ड कप में? मेरे ख्याल से इज बेटर कि आप पूरी टीम को ही बता दें एक साथ ही कि पूरी टीम ना होती तो फिर हम वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई ना करते। हाँ सही बात है, असल तो पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, आज की जो हमारी T20 टीम है वो आपके ख्याल में कितनी बैलेंस्ड है? क्योंकि उस वक्त की जो आपकी साइड थी वो बड़ी बैलेंस थी, तो आज की टीम कितनी आइडियल है? मेरे ख्याल से ऑनेस्टली T20 के वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टाइम पर। तो जितने भी कंट्रीज है, जितने भी टीम्स है, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम है। जिस तरह की हमारी बैटिंग है और जिस तरह के हमारे जो बॉलर्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल से बेस्ट टीम है। बस द थिंग इज के जब मोमेंटम पकड़ती है तो फिर कोई भी टीम पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम को कोई टीम नहीं हरा सकती। मोमेंटम की बात है जी, बिल्कुल मोमेंटम जैसे आप लोगों ने पकड़ा था 2009 में। अच्छा, फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जैसे पाकिस्तानी टीम एशिया कप खेलने जाएगी, वो जो श्रीलंका में हम जाके कुछ मैचेस खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, कुछ मैचेस हमारे यहाँ होंगे, कुछ वहाँ होंगे श्रीलंका में। इंडिया ने कहा कि जी हम नहीं आएंगे, एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन गई थी। तो आपके ख्याल में क्या ये हाइब्रिड मॉडल ठीक है और वर्ल्ड कप में भी हमें क्या करना चाहिए, आगे इंडिया जाके खेलना चाहिए? और देखिए, अब तो ये तो बोर्ड का डिसीजन है कि हाइब्रिड मॉडल में खेलना, लेकिन एटलीस्ट ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप। आप एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो पहले तो होना चाहिए था कि यहाँ पे सारा ये एशिया कप ही यहाँ पे होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया को मसला हो रहा है। और वो भी मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स को भी मसला है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है क्रिकेट में। प्लेयर्स तो आना चाहते हैं और हमें पता है कि प्लेयर एक दूसरे को कितना ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड वो किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, और इवन ऑफ द फील्ड बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं प्लेयर्स के। और दोनों साइड के प्लेयर्स चाहते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान में खेलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि वो अपनी टीम यहाँ पे भेजे, क्योंकि दुनिया की सारी जितनी बड़ी टीम है वो यहाँ पे आ रही है, पूरी सीरीज फुल सीरीज खेल रही है, टेस्ट मैचेस खेल रहे, वनडेज खेल रहे, लेकिन सिर्फ इंडिया कोई मसला है। लेकिन खैर एनीवे, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और बिफोर द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह अगर हम यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, जो कि हमें एक अच्छा मौका है और यहाँ पे हम खेलते हैं, और हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या PCB को कभी भी इस चीज़ का मसला नहीं हो रहा कि हम किसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। हमेशा हमने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और मेरे ख्याल से खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, उसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। खेल को खेल की तरह लेना चाहिए और पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। थैंक यू उमर गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड कप जितवाने का और हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे